अब हम लोग क्या करते हैं, आंकड़ों का जब संग्रहण करने जाते हैं तो हमारे सामने एक व्यवहारिक दिक्कतें आ जाती है। ठीक है, एक प्रैक्टिकली प्रॉब्लम आ जाता है। जब भी किसी जो है जगह से आप आंकड़े प्राप्त कर रहे होते हैं, उस वक्त जो होते हैं आंकड़े जो होते हैं वो सजे सजाए नहीं मिलते हैं। जैसे आप देख लें, यहां पर जो भी आंकड़े हमने लिए हैं तो ये आंकड़े क्या सजे सजाए हैं, यानी कहने का मतलब है क्या ये आंकड़े व्यवस्थित हैं, क्या ये आंकड़े आरोही क्रम में सजाए हुए हैं, क्या ये आंकड़े अवरोही क्रम में सजाए हुए हैं? नहीं। मान के चले किसी एक टोले में पहला घर से यदि आप शुरू करेंगे तो क्या ऐसा होगा कि पहला घर में अगर पारिवारिक सदस्यों की संख्या 3 है, फैमिली मेंबर की संख्या 3 है, तो दूसरा घर में 4 होगी? जरूरी तो नहीं है, वो 10 भी हो सकती है। तीसरा घर में जब 5 होगी, ये तो जरूरी नहीं है, तीसरे घर में 1 सदस्य भी हो सकते हैं। उस प्रकार के आंकड़े जो होते हैं वो व्यवस्थित नहीं रहते हैं। ठीक है, यानी आंकड़े को जब संग्रहित किया जाता है तो वो आंकड़ों का संग्रह जो होता है वो सजा सजाया नहीं रहता है। तो एक संग्राहक क्या करता है, आंकड़े के स्रोत से आंकड़े जिस भी किसी प्रकार से प्राप्त हो, अव्यवस्थित रूप में प्राप्त हो, व्यवस्थित रूप में प्राप्त हो, जिस किसी भी रूप में प्राप्त हो, वह उसको कलेक्ट करके ले आता है। सजाने का काम बाद में होगा। तो याद रखिएगा, किसी आंकड़े के स्रोत से हमें जो भी सूचनाएं प्राप्त होती है वे अव्यवस्थित रूप में रहती है, और उस प्रकार के अव्यवस्थित सूचनाओं को या आंकड़ों को हम लोग यथाप्राप्त आंकड़े या रॉ डेटा के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे ये रॉ डेटा का एक उदाहरण है। किसी एक कक्षा में यदि गणित विषय के प्राप्तांक की बात करेंगे तो विद्यार्थियों के प्राप्तांक अगर इस तरह के हैं तो इसमें भी क्या देखते हो, इसमें भी देखिए आंकड़े ना तो आरोही क्रम में सजाए हुए हैं ना तो अवरोही क्रम में सजाए हुए हैं। तो अव्यवस्थित आंकड़े हैं, तो अव्यवस्थित आंकड़े हैं तो उस स्थिति में संबंधित आंकड़े को हम लोग यथाप्राप्त आंकड़े कहेंगे। इसमें देखिए जो विद्यार्थियों के नाम का फर्स्ट लेटर लिया गया वो भी देखिए अल्फाबेटिक नहीं है। ए के बाद फिर बी आना चाहिए, लेकिन आर आ गया, आर के बाद फिर एम आ गया, एम के बाद फिर ए आया, फिर ए आया, फिर जे आया, फिर के आया, तो ये भी सजे सजाए नहीं है। ठीक है, तो उस स्थिति में ये सब के सब आंकड़े जो है वो यथाप्राप्त आंकड़े के उदाहरण है। आंकड़े जो अव्यवस्थित रहते हैं वे क्या कहलाते हैं, यथाप्राप्त आंकड़े, या अंग्रेजी में रॉ डेटा कहलाते हैं। याद रखिएगा, अव्यवस्थित चीजों से बहुत ही कम समय में सटीक जानकारी नहीं मिल पाती, इसलिए उनको व्यवस्थित करने की आवश्यकता महसूस की जाती है, और इसी से सांख्यिकी का दूसरा काम स्टार्ट होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे आंकड़ों का व्यवस्थीकरण कैसे करते हैं, आंकड़े को किस प्रकार से सजाते हैं या फिर अरेंज करते हैं। तो देखिए, आंकड़ों को कैसे व्यवस्थित करोगे यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आपके द्वारा संग्रहित आंकड़े किस प्रकार के आंकड़े हैं। किस प्रकार के आंकड़े कहने का मतलब है शाब्दिक आंकड़े हैं अथवा फिर संख्यात्मक आंकड़े हैं, इन पर डिपेंड करेगा। यदि आपके आंकड़े शाब्दिक आंकड़े हो गए तो शाब्दिक आंकड़े को व्यवस्थित करने का एकमात्र जो तरीका होता है वो क्या होता है, बारंबारता बंटन सारणी होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो उदाहरण लिए थे, किसी कक्षा के जो विद्यार्थियों के नाम है उसका अंग्रेजी में फर्स्ट लेटर कौन सा है, तो मान के चलिए हम लोग यहां पर कहेंगे नाम का प्रथम अक्षर। ठीक है, तो मान के चलिए वहां पर ए से शुरू करेंगे, अल्फाबेटिकल ए से शुरू करेंगे, तो ए से कितने विद्यार्थियों के नाम शुरू होते हैं, तो 40 विद्यार्थियों की कक्षा में मान के चलिए ए से शुरू होने वाले बच्चों की कुल संख्या अगर 3 है तो हमें यहां पर मिलान चिन्ह यानी टेली मार्क लगाने होते हैं। 1 2 3 3 लकीरें ऊपर से नीचे की ओर लगानी होती है, इसको मिलान चिन्ह कहते हैं या फिर टेली मार्क कहते हैं। अब ये टेली मार्क क्यों लगाए जाते हैं, क्योंकि उन 40 विद्यार्थियों में से ये जरूरी नहीं है कि ए अक्षर से शुरू होने वाले तीनों ही विद्यार्थी एक ही बेंच में बैठे हो। वो क्या होते हैं, आगे पीछे हो सकते हैं, यहां वहां रहते हैं, तो उस स्थिति में उनकी गणना करने में असुविधा होती है। इसलिए जैसे जो लेटर मिले हम लोग उसी हिसाब से उस लेटर में चिन्ह लगाते चलते हैं।
बी अक्षर से, सी अक्षर से, डी अक्षर से, मान के चलिए हैं। ई अक्षर से शुरू होने वाले कोई विद्यार्थी नहीं है तो ई को सम्मिलित करने की आवश्यकता नहीं होगी। एफ से भी नहीं है, जी से है तो आप जी को शामिल कीजिए। एच से है ना, आई से लीजिएगा। तो बी अक्षर से शुरू होने वाले विद्यार्थियों की संख्या अगर 5 है तो आप इसे 1 2 3 4 और ये 5, यहाँ पर 5 हो गई। सी से शुरू होने वाले विद्यार्थियों की संख्या अगर 1 है तो 1 लकीर। डी से शुरू होने वाले विद्यार्थियों की संख्या अगर 6 है तो 1 2 3 4 5 और यहाँ एक 6। जी से शुरू होने वाले विद्यार्थियों की संख्या अगर 4 है तो 1 2 3 4। एच से शुरू होने वाले विद्यार्थियों की संख्या अगर 5 है तो 1 2 3 4 5 दे दीजिएगा। यहाँ पर लिखिएगा विद्यार्थियों की संख्या कहें, विद्यार्थियों की संख्या कहें या फिर उनकी क्या कहोगे, विद्यार्थियों की संख्या कहें या फिर बारंबारता कहें, फ्रीक्वेंसी। जैसे यहाँ पर ए नाम से शुरू होने वाले 3 विद्यार्थी है तो यहाँ पर उसकी बारंबारता 3 होगी। बारंबारता या फ्रीक्वेंसी की परिभाषा दीजिएगा, किसी एक आंकड़े के संग्रह में कोई आंकड़ा जितनी बार सम्मिलित होता है उसे संबंधित आंकड़े की बारंबारता या फिर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जैसे 40 विद्यार्थियों के उस संग्रह में ए नाम के 3 बच्चे शामिल हुए इसलिए उसकी बारंबारता 3 हुई। ठीक है, ए लेटर 3 बार आया इसलिए उसकी बारंबारता 3 हुई। अब बी नाम अगर 5 बार आ गया उसकी बारंबारता 5 होगी। सी से शुरू होने वाले विद्यार्थियों के नाम केवल 1 बार आए इसलिए उसकी बारंबारता 1। डी से शुरू होने वाले 6 तो उसकी बारंबारता 6। जी से शुरू होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 4 रही तो उसकी बारंबारता 4। और एस से शुरू होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 5 रही तो हम उसकी बारंबारता 5 लिखेंगे। और इस तरह से बाकी लेटरों से शुरू होने वाले विद्यार्थियों की संख्या का कलेक्ट आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर इसका कुल योग अवश्य लिखिएगा। कुल योग करने पर यह बारंबारता का कुल योग होगा और यहाँ विद्यार्थियों की कुल संख्या निकल जाएगी 40। यह कुल योग इस खातिर किया जाता है कि आंकड़ों को गिनते समय कहीं हमसे कोई भूल या गलतियां तो नहीं हो गई, इसलिए उस चीज का चेकअप करने के लिए यहाँ पर कुल संख्या को जोड़कर उसका चेकअप कर लिया जाता है। ठीक है, समझ गए। तो शाब्दिक आंकड़ों को व्यवस्थित करने का एक ही तरीका है, वो है बारंबारता बंटन सारणी। अब रही बात कि संख्यात्मक आंकड़े कैसे व्यवस्थित होते हैं। देखिए, तो संख्यात्मक आंकड़े को व्यवस्थित करने की कई विधियां हैं। पहली विधि उसमें हो जाएगा, आंकड़ों को या तो हम लोग आरोही क्रम में सजा सकते हैं या फिर अवरोही क्रम में सजा सकते हैं। ठीक है, आरोही क्रम में सजा सकते हैं या फिर अवरोही क्रम सजा सकते हैं। दूसरा नंबर व्यवस्थित करने का दूसरा तरीका क्या है, इसको आप बारंबार बंटन सारणी में भी सजा सकते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में भी सजा सकते हो। ठीक है, नंबर थर्ड में आप चाहें तो उन आंकड़ों को वर्गीकृत भी कर सकते हो, क्लासिफाइड भी कर सकते हो। ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो यह देखना है कि हम संख्यात्मक आंकड़े को कैसे व्यवस्थित करेंगे। तो व्यवस्थित करने का तरीका है आरोही क्रम या अवरोही क्रम में उसको सजा लें, या फिर बारंबारता बंटन सारणी में सजा लें, या फिर वर्गीकृत कर लें। ठीक है, तो देखोगे आरोही क्रम या अवरोही क्रम में आंकड़ों को कब सजाया जाता है। तो आरोही क्रम या अवरोही क्रम में आंकड़े को तब सजाया जाता है जब आंकड़ों की संख्या बहुत कम हो। आंकड़ों की संख्या जैसे 2 5 10 20 तक हो गई तो वैसे आंकड़ों को हम लोग आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजाते हैं। जैसे किसी एक टोले में अगर 15 परिवार रहते हो तो 15 परिवार में पारिवारिक सदस्यों की जो संख्या है वो क्या होगी। तो पहला परिवार में अगर 7 मेंबर है, दूसरे परिवार में 4 मेंबर है, तीसरा परिवार में 5 मेंबर है, चौथा परिवार में 7 मेंबर है, पांचवा परिवार में 8 मेंबर है, छठा परिवार में 10 मेंबर है, सातवां परिवार में भी 10 मेंबर है, आठवां परिवार में है ना 12 जो है मेंबर है, नौवां परिवार में 4 मेंबर है, 10वां परिवार में 3 मेंबर है, 11वां परिवार में 4 मेंबर है, 12वां परिवार में 2 मेंबर है, 13वां परिवार में केवल 1 मेंबर है, 14वां परिवार में 5 मेंबर है और 15वां परिवार में फिर 7 मेंबर है। ठीक है, तो ये जो आंकड़े हैं उनकी कुल संख्या कितनी हुई 15, क्योंकि आप 15 परिवार के आंकड़े को यहाँ कलेक्ट किए हैं। तो यहाँ पर आंकड़ों की संख्या गिन लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है। तो आंकड़ों की संख्या सीमित हो गई। तो उस स्थिति में आंकड़े को चाहे तो आप आरोही क्रम में या फिर अवरोही क्रम में सजा सकते हैं। जैसे यदि इन आंकड़ों को आप आरोही क्रम में सजाएंगे तो आरोही क्रम क्या होता है ये आप लोग निचली कक्षाओं में पढ़े होंगे।
तो आरोही क्रम में सबसे छोटे मान वाले आंकड़े को सबसे पहले और सबसे बड़े मान वाले आंकड़े जो होते हैं वो सीरियल में सबसे लास्ट में आते हैं, अंत में आते हैं। तो इन आंकड़ों में से देखिए सबसे छोटी संख्या कौन सी है? संख्या 1। तो पहले हम लोग 1 को लिखेंगे। अब संख्या 1 देखिए कितने बार आई है, पूरे जो है कह सकते हो संग्रह में देखिए 1 बार आई है, तो इसको 1 बार लिखे। अब इसको क्रॉस कर देते हैं। अब देखते हैं अगली संख्या 2 होती है, तो 2 के आंकड़े आए हुए हैं कितने बार? 1 बार देखिए इस जगह पर, तो हम लोग आंकड़े 2 को लिखेंगे। आंकड़े 3 देखिए कितने बार आई है, तो आंकड़े 3 देखिए 1 बार आई है, तो इसको 1 बार लिखेंगे। आंकड़े 4 को देखिए कितने बार आए हैं, 3 को काट देते हैं, 4 आ गए कितने बार? 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो यहां पर आंकड़े को 4 4 4 उसको 3 बार लिखने हैं, ठीक है। आंकड़े 5 कितने बार आ गए, तो आंकड़े 5 को देखिए 1 बार, 2 बार देख रहे हैं, तो 2 बार लिखेंगे। आंकड़े 6 को देखिए कितने बार आए हैं, आंकड़े 6 1 बार भी नहीं आए, तो उसको नहीं लिखने हैं। आंकड़े 7 कितने बार आए? 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो 7 7 7 3 बार हो गए, ठीक है। आंकड़े 8 को देखते हैं, तो आंकड़े 8 कितने बार आए हैं? केवल मात्र 1 बार आया है, तो 1 बार लिखेंगे इसको। आंकड़े 9 को देखेंगे कितने बार आए हैं, तो आंकड़े 9 नहीं आए हैं, तो उसको नहीं लिखना है। आंकड़े 10 कितने बार आए हैं? 1 2, तो यहां पर 2 बार लिख लो। आंकड़े 10 हो गए। अब आंकड़े 11 आए नहीं है, तो उसको नहीं लिखने। आंकड़े 12 1 बार आए हैं, तो उसको 1 बार लिख लो, हो गया आंकड़ों का आरोही क्रम। आंकड़ों का अवरोही क्रम जब लिखिएगा तो क्या होगी? ये संख्या का सीरियल पलट दीजिएगा। 12 की संख्या सबसे फर्स्ट में आ जाएगी, 12 होगी यहाँ पर 12, उसके बाद 10, उसके बाद फिर 10, उसके बाद 8, उसके बाद 7 7 7 5 5 4 4 4 3 2 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा संख्यात्मक आंकड़े जब सीमित संख्या में हो गए तो आप उसे आरोही क्रम या अवरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित कर लिए, ठीक है। बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजा लिए। तो यहीं पर आप लोगों की और एक अवधारणा आ जाएगी। इस तरह से यदि आप व्यवस्थित कर लेते हैं तो आपके लिए एक काम बड़ा ही आसान हो जाता है कि कोई भी व्यक्ति यदि आपसे सवाल करे कि आंकड़ों के इस संग्रह में सबसे छोटी मान वाले आंकड़े कौन से हैं, तो सबसे छोटी मान वाला जो आंकड़ा है, सबसे छोटा मान वाला आंकड़ा वो 1 है। और सबसे बड़ी मान वाला आंकड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ी मान वाली जो आंकड़े है वो है 12, ठीक है। तो आंकड़ों के सबसे छोटी मान को हम लोग कहते हैं आंकड़ों की न्यूनतम मान या न्यूनतम मान वाले आंकड़े, न्यूनतम मान वाले आंकड़े। और इधर क्या देख रहे हैं हम लोग, आंकड़े का सबसे बड़ी मान है तो ये अधिकतम मान वाले आंकड़े, अधिकतम मान वाले आंकड़े। तो इस तरह से यहां पर न्यूनतम मान वाले आंकड़े और अधिकतम मान वाले आंकड़े प्राप्त हो गए, ठीक है। अब यहां पर आपको और एक चीज मिल जाएगा, आंकड़ों का परिसर, आंकड़ों का परिसर मिल जाएगा यहां पर, यानी रेंज ऑफ डाटा मिल जाएगा। रेंज ऑफ डाटा, ये परिसर क्या होता है तो याद रखिएगा, आंकड़ों के संग्रह में अधिकतम मान वाले आंकड़े और न्यूनतम मान वाले आंकड़े के बीच जो डिफरेंस अथवा अंतर रहता है उसी को आंकड़े का परिसर कहा जाता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है परिसर या रेंज ऑफ द डाटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेटा माइनस मिनिमम वैल्यू ऑफ डेटा, ठीक है। यानी आंकड़ों का परिसर बराबर हो जाएगा क्या, अधिकतम मान वाले आंकड़े माइनस न्यूनतम मान वाले आंकड़े, ठीक है। तो इसमें क्या देख रहे हो, आंकड़े का अधिकतम मान है 12 और न्यूनतम मान है 1, तो 12 की राशि में यदि 1 घटा दोगे कितना हो जाएगा 11। तो इस तरह से आंकड़ों का परिसर या रेंज, या इसको परिसर को याद रखिएगा कभी कभी पोरास भी कहा जाता है, वो कितना हो जाएगा 11 अथवा 11 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आंकड़ों का आरोही क्रम या अवरोही क्रम। अब रही बात, ये तो हो गई आंकड़ों की संख्या 10 12 15 तक हो गई, तो उनको आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजा लीजिएगा। लेकिन कई बार की क्या होती है कि आंकड़ों की संख्याएं कुछ अधिक हो जाती है, परंतु उन आंकड़ों के प्रकार जो होते हैं वो सीमित संख्या में रहते हैं,
जैसे कहने का मतलब चलिए किसी एक परीक्षा में, गणित की परीक्षा है, टेस्ट परीक्षा, उसमें फुल मार्क है 10। गणित की एक परीक्षा है, फुल मार्क है 10, और उस टेस्ट को अटेंड कर रहे हैं या उस टेस्ट में अपियर होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 80 स्टूडेंट्स उस टेस्ट में भाग ले रहे हैं। ठीक है, तो 80 स्टूडेंट्स जब भाग लेंगे तो 80 स्टूडेंट्स की 80 कॉपियां होगी और उन प्रत्येक कॉपियों पर अलग अलग नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, तो नंबर अगर 0 से लेकर कर तो 10 तक ही तो होंगे, यानी उनके कॉपियों पर यदि हम लोग पूर्णांक के रूप में नंबर दें तो उस स्थिति में किसी के कॉपी पर 0 नंबर आएगी, किसी की कॉपी पर 7 नंबर आएंगे, किसी की कॉपी पर 5 नंबर आएंगे, किसी की कॉपी पर 6 नंबर आएंगे, किसी की कॉपी पर 5 नंबर आएंगे, किसी की कॉपी पर 6 नंबर आएंगे, किसी की कॉपी पर 10 नंबर भी आ सकते हैं, किसी कॉपी पर फिर 4 नंबर आएंगे, 3 नंबर आएंगे, 2 नंबर आएंगे, 1 नंबर आएंगे, 2 नंबर आएंगे, फिर 3 नंबर आएंगे, 7 नंबर आएंगे, इस तरह से आएंगे। लेकिन क्या आप समझ सकते हैं कि उन 80 कॉपियों में से किसी भी स्टूडेंट्स की कॉपी पर क्या 11 नंबर आ सकते हैं? क्या जब फुल मार्क 10 है तो 11 नंबर कहां से आएंगे? 11 नंबर नहीं आ सकते हैं। 12 नंबर आ सकते हैं क्या? 12 नंबर भी नहीं आ सकते हैं, क्योंकि इसका फुल मार्क ही 10 है। किसी विद्यार्थी को कॉपी में -1 नंबर आ सकते हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि किसी भी विद्यार्थी को नेगेटिव मार्किंग देना नहीं है, तो उस स्थिति में यह भी शामिल नहीं होगा। तो आंकड़ों के चूंकि संग्रह में कुल मिलाकर कितनी राशियां शामिल होगी? तो 80 स्टूडेंट्स अगर भाग लेंगे तो 80 आंकड़े होंगे हम लोग के पास। तो आंकड़ों की संख्या तो हो गई 80, लेकिन आंकड़ों के प्रकार कितने होंगे? तो आंकड़े के प्रकार में विद्यार्थी की कॉपी पर या तो 0 नंबर होंगे, नहीं तो 1, नहीं तो 2, नहीं तो 3, नहीं तो 4, नहीं तो 5, नहीं तो 6, नहीं तो 7, नहीं तो 8, नहीं तो 9, नहीं तो 10। यानी कुल मिलाकर कितने प्रकार? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 प्रकार के आंकड़े हैं। आंकड़ों के प्रकार है 11, लेकिन आंकड़ों की संख्या हो गई 80। तो आंकड़ों की संख्याएं जब अधिक परंतु उनके प्रकार सीमित हो गए तो वैसे संख्यात्मक आंकड़े को, न्यूमेरिकल आंकड़े को हम लोग क्या कर सकते हैं? बारंबारता बंटन सारणी में सजा सकते हैं। कैसे सजाओगे? तो उसमें भी सजाने का यही तरीका है। 3 कॉलम उसमें बनते हैं बारंबारता बंटन सारणी में। यहां पर हो जाएगा विद्यार्थियों के प्राप्तांक, यहां हो जाएंगे मिलान चिन्ह जिसमें विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी, इसमें विद्यार्थियों की संख्या कहें या फिर बारंबारता कहें, फ्रीक्वेंसी को F से निरूपित करते हैं। ठीक है, तो मान के चलिए 0 नंबर प्राप्त करने वाले 80 बच्चों में से 0 नंबर प्राप्त करने वाले बच्चों की कुल संख्या हो गई कितनी? 7। तो मिलान चिन्ह में 1 2 3 4 5 6 7 विद्यार्थियों की संख्या 7। 1 नंबर प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 13, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 5 10 और 1 2 3 तो यानी हो जाए कितना? 13। ठीक है, तो इस ढंग से फिर 2 नंबर प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी? तो 2 नंबर प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या केवल मात्र 4 है, तो 1 2 3 4 यहाँ पर 4 लिख दो। तो इस ढंग से फिर नंबर 3 प्राप्त करने वाले, नंबर 4 प्राप्त करने वाले, 5 नंबर प्राप्त करने वाले, 6 नंबर प्राप्त करने वाले, 7 नंबर प्राप्त करने वाले, 8 9 और 10 नंबर प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या आप लोग लिखते चलेंगे और यहाँ पर टोटलिंग करेंगे तो कितना आ जाएगा? क्योंकि 80 विद्यार्थी भाग ले रहे हैं तो 80 आ जाएंगे, आंकड़ों का कुल जो हो जाएगा 80। तो इस प्रकार के आंकड़े को जब व्यवस्थित करोगे तो वह आंकड़े का क्या हो जाएगा? बारंबारता बंटन सारणी बन गया। समझ गए? आंकड़े अगर सीमित संख्या में रहे तो आरोही क्रम या अवरोही क्रम, आंकड़े की संख्या अगर अधिक हो लेकिन उसके प्रकार अगर सीमित हो, बारंबारता बंटन सारणी। अब रही बात वर्गीकरण करने की आवश्यकता कब होती है, संख्यात्मक आंकड़े को कब क्लासिफाइड किया जाता है, ठीक है, यानी क्लास के रूप में कब उसको वर्गीकृत करते हैं। तो ध्यान रखोगे, जब आंकड़ों की संख्याएं भी हो गई अधिक और आंकड़ों के प्रकार भी हो जाएंगे अधिक, तो उस स्थिति में बारंबारता बंटन सारणी के द्वारा आंकड़ों को दर्शाना कठिन हो जाएगा। जैसे इसका फुल मार्क को बढ़ाकर यदि हम लोग 100 कर दें तो किसी विद्यार्थी को कॉपी में 0 से लेकर कहां तक 100 तक के नंबर बैठ सकते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं? 0 से लेकर 100 नंबर तक किसी को 0 मिलेंगे, बहुत सारे को 1 नंबर मिलेंगे, बहुत सारे को 2 नंबर, बहुत सारे विद्यार्थी को 3 नंबर। जैसे कहने का मतलब हो गया, बात करेंगे
तो जेक बोर्ड में मान के चलिए गणित के कुल मिलाकर 100 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, 100 नंबर उनका फुल मार्क हो गया। झारखंड प्रदेश में मान के चलिए 5 लाख बच्चे उस जो है जेक बोर्ड की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, तो गणित की 5 लाख कॉपियां होगी, तो हम गणित विषय को ये ले लेते हैं। तो गणित की 5 लाख कॉपियों की जब जांच होगी तो उन पर नंबर दिए जाएंगे। तो बहुत सारे विद्यार्थियों को 0 नंबर मिल सकते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी को 1 नंबर मिलेंगे, बहुत सारे विद्यार्थी को 2 नंबर, बहुत सारे विद्यार्थी को 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, 50 नंबर, इस तरह से बहुत सारे विद्यार्थी को 100 नंबर मिलेंगे। लेकिन किसी भी विद्यार्थी को जो होगा वो 0 से कम नंबर नहीं मिलेगा और 100 से अधिक नंबर तो नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ में दशमलव में भी नंबर नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि दशमलव में नंबर देने का प्रावधान को हटा दिया गया है मान के चलिए। ठीक है, तो उस स्थिति में क्या देखोगे, आंकड़ों की संख्या हो गई 5 लाख और आंकड़ों के प्रकार कितने हो जाएंगे, 0 से लेकर बढ़ेंगे जब 100 तक 101 प्रकार के आंकड़े होंगे। यदि आप उसको आरोही या अवरोही क्रम में सजाएंगे तो 5 लाख जो है आंकड़े को आरोही क्रम में सजाना कहीं व्यवहारिक होगा क्या? नहीं। यदि उसको बारंबारता बंटन सारणी में सजाने की कोशिश करते हैं तो उस स्थिति में 5 लाख आंकड़ों के लिए 101 प्रकार के आंकड़े बनेंगे। यानी यहां पर 0, 1, 2, 3 ऐसे करते करते जब आ जाएंगे तो वो लिस्ट 101 नंबर की सीरियल तक पहुंच जाएगी। वैसे आंकड़े भी व्यवहारिक नहीं हो पाता, तो उस परिस्थिति में हम लोग आंकड़े को वर्गीकृत करने की कोशिश करते हैं। आंकड़े को हम लोग वर्गीकृत कैसे करेंगे, तो आंकड़ों को वर्गीकृत करने का जो तरीका है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में देखेंगे कि आंकड़े किस प्रकार से वर्गीकृत होते हैं और वर्गीकृत आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं। तो आप इसी प्रकार से बेसिक जानकारी को कंप्लीट करने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। नेक्स्ट वीडियोज में हम आगे की जानकारी लेकर आएंगे जो हर किसी विद्यार्थियों के लिए बड़े ही फायदे की चीज होगी। उम्मीद रखिए कि आपका ये जो है वीडियो व्यर्थ नहीं जाएगा, हमारा मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगा, बशर्ते आप पहले की जैसे अपना सहयोग जारी रखें।